हमें खुशी है कि आज के मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही भरपूर पैनल मौजूद है जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। हमें मरीज से प्रोफेसर वसीम जबरान गिल, लाहौर से जनाब असलम इमरान, लाहौरी से जनाब अमजद सलीम मिन्हास, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरू से जनाब आमिर जोया और लाहौर से ही मोहतरमा रबिया अरशद तुर्कमान ने ज्वाइन किया है। हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज के प्रोग्राम में खसूसी तौर पर हमारे साथ शरीक हुए। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारे साथी तस्कीन खान ने संभाली है। आप लंदन और लंदन से बाहर सहाफती हलकों में एक जाना पहचाना नाम है, मरूफ सहाफ़ी हैं। एक तवील अरसे तक ग्लोरी टीवी पर एक हफ्तावार प्रोग्राम की निजामत करते रहे। आजकल आप अपने वो टीवी यूके के होस्ट और डायरेक्टर हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में उन्हें महारत हासिल है। वो न सिर्फ मुख्तसर वक्त में मुश्किल से मुश्किल मौजू का आसानी से इहाता करते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो उस मौजू के पस मंजर और पेश मंजर से भी नाज़रीन को आगाही फराहम करते हैं। वो एक नज़रियाती सहाफ़ी होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ के भी एक मुतहर्रिक कारकुन हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी संभाली। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू तस्कीन। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगल साहब आपका। और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी प्रोग्राम को देखा जा रहा है, तमाम नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं। और अर्ज़ करता चलूँ कि अभी नाजरीन के पास भी मौका होगा कि आप प्रोग्राम में सिर्फ प्रोग्राम को देखेंगे नहीं बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स को शामिल किया जाएगा। कोई सवाल हैं तो वो भी आप हमारे शुरकाए महफिल से कर सकते हैं। जैसे आफ्ताब मुगल साहब ने फरमाया, और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान का उसकी पेशकश है। और शुरकाए महफिल का तारुफ भी कराऊंगा, लेकिन जो आज का टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान में पढ़ने की हद में तशवीशनाक हद तक कमी हुई है। क्या ये हकीकत है कि हैज़ रीडिंग हैबिट जो है वो डिक्लाइन हुई है पाकिस्तान में? ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके क्या असबाब हैं? और ये जो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ये कब होना शुरू हुआ? तो इससे आज के जो महफिल में हमारे माहिरीन हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अफसाना निगार भी हैं, राइटर्स भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और रिसर्चर्स भी हैं। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कि इब्तिदा में आपके पास 4 से 5 मिनट होंगे कि आप आज के टॉपिक के हवाले से और अपनी शख्सियत के हवाले से कि आप क्या समझते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक। तो पहले राउंड में आपके पास 4 से 5 मिनट होंगे और उसके बाद फिर ओपन डिस्कशन होगी और बाद में जब तीसरा राउंड होगा उस पर हम कंक्लूड करेंगे सारे मैटर को। तो आई बिलीव के प्रोफेसर वसीम जबरान गिल साहब अभी हमें नहीं ज्वाइन किया, तो आई डायरेक्टली गो टू मोहतरम आसफ इमरान साहब। लाहौर से उनका ताल्लुक है और आपके बारे में फरमाता चलूँ कि आप पेशे के अतबार से तो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं वापडा के, लेकिन अदब के हवाले से बड़ी मुमताज़ शख्सियत है। आप एक मुमताज़ अफसाना निगार भी हैं और बहुत से अदबी रसाइल के अंदर आप छपते रहे हैं, छप रहे हैं। और इसके अलावा आपका अफसानों का एक मजमुआ भी आया था, साए के नाखून, और इसके अलावा कई किताबें जो हैं वो आपने लिखी हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आसिफ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड वैसियत राइटर, वैसियत अफसाना निगार, क्या फरमाइएगा कि ये डिक्लाइन क्यों होना शुरू हो गया? लोग पढ़ना छोड़ गए? क्योंकि मैं एक गैलप का सर्वे भी देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले हुआ था कि पाकिस्तान में 75% लोग नहीं पढ़ते, कुतब नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते। इस हवाले से क्या फरमाएंगे सर आप? सर, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी सर। मेरा ख्याल है कि पढ़ने की आदत पाकिस्तान में जो डिक्लाइन इसमें, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि हमने कौन सा लेवल से स्टार्ट करना है, कि कौन कब कितनी थी और किस लेवल से ये नीचे गिरना शुरू हुई है। तो एक सर्वे के मुताबिक देखें, अगर दुनिया में देखा जाए तो पढ़ने का एक रुझान जो देखा है उसमें इंडिया टॉप पे है।
और उसकी जो एवरेज है वो 10-10.5 घंटे फी हफ्ता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे थाईलैंड आता है जो उसकी 9.4 घंटे है एवरेज। फिर चाइना का नंबर है, फिलिपाइन का है, इसी तरह करते करते यूएसए का है, इवन सऊदीया का 6.8 है, यूएसए का 5.7 है, और लेकिन उस जीते तकरीबन जापान तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन पाकिस्तान का वहां नंबर कोई नहीं है। इसलिए कि इसका मतलब यह है कि हमारा जो एवरेज है पढ़ने का फी हफ्ता वो कोई तकरीबन 2-3 घंटे ही है शायद। तो इट मीन्स कि पढ़ने का रुझान जो है पाकिस्तान में किताबें पढ़ने का वो बहुत कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने पढ़ना क्या है। एक रीडर है, एक अखबार की बात करता है कि क्या पढ़ना है। पढ़ने वाले कोई लिटरेचर पढ़ता है, कोई अखबार पढ़ता है, कोई फलसफा पढ़ता है, कोई तारीख की किताबें पसंद करता है, कोई मजहबी लिटरेचर पसंद करता है। तो उस सूरत हाल में, क्योंकि मैं वासियत अफसाना नगार क्योंकि लिटरेचर से ज्यादा कंसर्न है, तो देखता हूँ कि किताबों का अदब में जो पढ़ाई का जो रुझान है वो कम हुआ है। उसकी वजूहत कि हमारी जो लिखने वाले हैं, स्पेशली नए लिखने वालों के लिए कोई गाइडेंस प्रोवाइडर नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिनको हम रास्ता दिखाएं। हम ये तो जरूर कहते हैं कि जिसने लिखना है या जो लिखने की ख्वाहिश रखता है उसको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि क्या पढ़ना चाहिए। हम ये तो मेंशन कर देते हैं कि वो जी पढ़े, लेकिन क्योंकि इसलिए कि हमें वो माहौल अदबी लिहाज से मैसर नहीं है। एक वक्त था कि हमारे माशरे में, मैं 60s की बात करूं, इसकी बात करूं कि महलों में छोटी छोटी अंजमनें होती थी, उनके रीडिंग रूम होते थे बाजारों में। एक कमरा लिया, वहां पे अखबार मिलते थे, बुक मिल सकती थी। इवन हर मोहल्ले में लाइब्रेरी होती थी जहां से लोगों को, वो अना लाइब्रेरी कहलाती थी, जिसमें से किराए पे बुक्स मिलती थी और लोग घरों में लेके पढ़ते थे। एक पढ़ने का रुझान था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के चेंज होते गया, बदलते गए मेयार, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई या हमारी मसरूफियत बढ़ती गई, तो वो पढ़ाई की तरफ से हमारा सिलसिला कम होता गया। तो इस रुझान से हमारा ओवरऑल मुल्क की तरक्की पे भी बड़ा फर्क पड़ा है, डेवलपमेंट पे भी। इसलिए कि जब आदमी का किताबों के साथ रिश्ता कम हो जाए तो उसका इल्म कम हो जाता है, उसकी वाकफियत, उसके तजर्बात, उसकी नॉलेज जो है वो कम होती है। और वॉल्टेयर ने कहा था कि अगर आप बारबेनियन एज को निकाल दें और इंसानी तरक्की में देखें तो उसके बाद जितनी हुकूमत सारी किताबों ने की है, यानी किताबें हुकूमत करती हैं इंसानों के जरिए। अब अमेरिका को देख लें, जितने ब्रांड्स आते हैं वो सारे अमेरिकन होते हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ पढ़ाई का रुझान है, वहाँ लोग पढ़ते हैं। अखबार की अगर बात करें तो वहाँ पे जितने अमेरिका में अखबार छपते हैं उतनी तादाद में बाकी सारी दुनिया में शायद उससे भी कम छपते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, और वहां से उनको रास्ते मिलते हैं, और फिर वो आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। इसीलिए अब एक एवरेज एक ख्याल है कि जो अहम लोग हैं, मल्टीमिलियनियर्स जो हैं, वो एक महीने में कम से कम 2 किताबें वो कहते हैं कि जरूर पढ़नी चाहिए। 75% लोग ये उनका ये कहना है कि उनको पढ़नी चाहिए। तो मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा अभी 1 मिनट में, अगर आप कहेंगे। हाँ जी। तो इस लिहाज से ये किताबों का पढ़ने का जो रुझान जिन ममालिक में कम है, उनमें उनकी डेवलपमेंट भी कम है। उनके लोगों को भी वो नॉलेज नहीं होती, वो वहां तक उस रेस में शामिल नहीं होते जो आज हमारे साथ चल रही है। और फिर जैसे ये सोशल मीडिया का, इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसमें भी थोड़ा सा इसने असर डाला है पढ़ाई पे। लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फट इंटरनेट में जाके एग्जैक्टली उस पॉइंट पे गूगल्स करते हैं, जिनसे वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर वो किताब की जरूरत नहीं पड़ती, महसूस करते हैं वो सारी किताब पढ़े। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आप सही कह रहे हैं कि ज़माना, ट्रेंड भी बदला, लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, और वो जो एक चस्का होता था ना कि बुक को हाथ में छूना या न्यूज़पेपर को ब्रॉडशीट या टैबलेट साइज में पढ़ना, वो डिक्लाइन हो गया। इसकी क्या वजूहत हैं? ज़ाहिर है ज़माना तेज़ है, लोगों के पास टाइम है नहीं है, लेकिन पढ़ना जो है वो एक आदत है, और इस आदत में जो कमी वाक़ है उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? मोहतरम अमजद सलीम मिनहास साहब की तरफ बढ़ेंगे, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपके बारे में अर्ज़ करते चलूँ कि आप पब्लिशर हैं सांझ पब्लिकेशन के, और इसके अलावा कन्वीनर है पंजाब लोक संगत के, और इसके अलावा लसानी
इंसानी और सियासी हकूक़ के अलमबरदार हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये लसानी हकूक़ क्या होते हैं? एक आम आदमी के लिए इंसानी हकूक़ की तो हमने बात की, लेकिन ज़ुबानदानी के भी कोई हकूक़ होते हैं, लसानी हकूक़ भी होते हैं। और सेकंडली आप भी फरमाइए कि आपकी नज़र में ये डिक्लाइन क्यों हुआ कि लोगों ने पढ़ना कम कर दिया? जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। अमजद साहब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और जी सर, आप देखें। आ रही है जी जी आवाज? अब आ रही है। जी ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि अभी 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया है। लैंग्वेज राइट्स के हवाले से यूनाइटेड नेशन का ये दिन जो है उस याद में मनाया जाता है जब पाकिस्तान मुत्तहिद था और मशरकी पाकिस्तान में बंगाली ज़ुबान को छोड़कर नज़रअंदाज करके उर्दू मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी। तो उस वक्त नौजवानों ने ख़ास तौर पर तलबा ने तहरीक चलाई थी अपनी ज़ुबान के हक़ के लिए। उस पर गोली चलाई गई थी जिससे तलबा शहीद हुए थे। उस याद में ये 21 फरवरी 1952 का वाक़या है जी। तो उसके लिए फिर ये ज़बानों का दिन मनाया गया। आपका जो यूनाइटेड नेशन का अदारा यूनेस्को है, ये दुनिया में जो डाइंग लैंग्वेजेस हैं उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और एक बड़ी फंडिंग के साथ उनकी ये ख्वाहिश है कि ज़बान के साथ जो इंसानी तजर्बा जुड़ा होता है उससे इंसान महरूम ना हो। ये जो कलेक्टिव ह्यूमन विजडम तश्कील पाती है उसमें लैंग्वेज बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसलिए हम ज़बानों के हकूक़ की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में हमारा मसला ये रहा है कि हमने यकजहती के नाम पर, एकता के नाम पर जो कल्चरल लिंगुअल राइट्स थे उनकी नफ़ी की। हमने डेमोक्रेटिक राइट्स की नफ़ी की मुतअद्दिद नज़रियात के नाम पर। उनमें से एक नज़रिया पाकिस्तान भी हमने घड़ा जिसकी आज तक हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि इससे मुराद ये है। तो इस रंगारंगी को ख़त्म करने के लिए एक मजबूत मरकज़ की बात की गई, एक ज़ुबान की बात की गई। तो उससे जितने भी कल्चरल, पॉलिटिकल आपकी हकूक़ थे, वो चाहे सूबों के हकूक़ हों, वो चाहे मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के हकूक़ हों, सबकी नफ़ी की गई ताकि एक हेजमोनिक डिज़ाइन के साथ रियासत पर इक़्तिदार पर मुंतखब लोगों की बजाय ऐसे अदारों की हुकूमत हो जिसके आगे सब सरनगू करें। तो इसके खिलाफ सबसे पहले जो आवाज़ उठाई गई थी वो मशरकी पाकिस्तान में जो अब बांग्लादेश बन चुका है वहाँ पर इन हकूक़ की आवाज़ उठाई गई। लेकिन सर ये आपने जो वहाँ पे पढ़ने का रुझान पाकिस्तान से ज़्यादा है मशरकी पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। उसके आप ज़रा देखिए स्टैटिस्टिक्स जो हैं उनकी लिटरेसी ज़्यादा है, उनके यहाँ जो तरक्की की शरह है वो हमसे बढ़ चुकी है। उन्होंने मार्शल लॉ को चाहे वो अपनी असल फॉर्म में हो या हमारे यहाँ जिस तरह से ना नज़र आने वाली इंटरवेंशन होती हैं वो उनसे बांग्लादेश आगे जा चुका है। वहाँ पर एक सिविलियन अथॉरिटी अपनी रिट मुकम्मल तौर पर कायम कर चुकी है जिससे वहाँ के चाहे वो इकनॉमिक इंडिकेटर हों, सोशल इंडिकेटर हों, तालीमी हर अशारिया जो है वो प्रो पीपल अशारिया है और वो ग्रो कर रहा है। और आप इसको लिटरेचर के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जी मैं अब आपकी जो आपका जो मौजू है मैं उसकी तरफ मुख्तसरन ये अर्ज कर दूं कि हमारे यहाँ जो मुताले की रवायत थी वो 70 का जो इलेक्शन था जी 1970 का, हम उस वक्त बहुत छोटे थे लेकिन 10-11 साल का मैं था तो हमारे घर में छोटे छोटे पम्फलेट आया करते थे जी। पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, मुस्लिम लीग के, कन्वेंशन लीग के, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के, मुख्तलिफ यानी के, क्योंकि मेरे वाला साहब पॉलिटिक्स से वाबस्ता थे तो हमारे हाथों में वो उसके ऊपर कीमत लिखी होती थी।
कि 1 सैकड़े की कीमत 20 रुपए, यानी कि 20 पैसे का एक पम्फलेट। तो वो सियासी जमातें भी जो अपना मुकालमा था वो तहरीरी शक्ल में अवाम के सामने लेकर आती थी ताकि अपना नुक्ता नजर बयान कर सके। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 70 तक का जो हमारा यहाँ एक मुकालमे की फजा मौजूद थी, जिसके अंदर तहरीर को बहुत अहमियत हासिल थी, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लिटरेचर फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, कदगने उस वक्त भी थी, लेकिन रेजिस्टेंस की भी बड़ी शानदार मिसाल थी। आप देखें कि जो सर, मैं ऐसा अर्ज करता हूँ कि इसको, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ भी मामला है या माशरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको दोबारा फिर आपकी तरफ में हाजिर होता हूँ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं बात को कि ये रियासत के मामला और कई चीज़ें जो इंसानी हकूक़ के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर हम लिटरेचर से नीचे की तरफ जाएंगे वो डायरेक्टली मुतासर होंगी। इस वक्त आमर अली जोए साहब ने हमें ज्वाइन किया जामशोर सिंध से। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपके बारे में अर्ज करता चलूँ, ग्रेट प्रोफाइल, आपने एमफिल किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। इसके अलावा आप रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं, जो जितने प्रोग्राम्स होते हैं एमफिल के या पीएचडी के, उसकी आप रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, ट्रेनर हैं, फ्रीलांस ब्लॉगर हैं और सोशल वर्कर हैं। और बड़े अच्छे, आपने हाल ही दिनों में जब कोविड के दिन थे तो लोगों को जब घरों पे खाना पहुंचाना था, तो इस तरह के काम भी, सोशल वर्क भी आप करते रहे और डोर स्टेप तक लोगों को राशन जैसे पहुंचाने का काम। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे थैलेसीमिया के शिकार थे उनके लिए ब्लड कैंप्स लगाए, तो जाहिर है कितनी ज़िंदगियों को बचाने में आपने अहम किरदार अदा किया होगा। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आपने स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन और लाइब्रेरी जो है बनाई, इस हवाले से बड़ी अहम है आज के टॉपिक के हवाले से, जो लाइब्रेरीज का इजरा होना है। और हर साल आप किताब मेले भी लगाते हैं और बहुत से आलमी दिन मनाते हैं, जिसमें यूथ डे जो है वो भी शामिल है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब ज्वाइन करने के लिए। आप फरमाइए, क्योंकि आप तो ज़ाहिर लाइब्रेरीज़ के साथ भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, स्कूल के भी जानते हैं, सारे स्ट्रक्चर को भी जानते हैं। सर, आप फरमाएं कि पढ़ने की आदत माशरे को यकसर बदल देती है, और एजुकेशन, क्या ये जो डिक्लाइन हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है या किसको आप मुद्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे? क्योंकि पढ़ने की आदत जो है वो स्कूल ही से डेवलप होती है। क्या फरमाएंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस बहुत ही अच्छे टॉपिक पे मदऊ किया। लिहाजा ये है कि अभी जो करंट सिचुएशंस है, मैं उस हवाले से बात करूँगा कि हमारी जो यूथ है आजकल, रीडिंग तो हैबिट जो है वो रीडिंग करती है, मगर रीडिंग का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रीडिंग जो है वो टारगेटेड रीडिंग हो गई है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को सीएसएस करनी है तो वो सीएसएस के बुक्स पढ़ता है। और मैं अभी करंटली मैं लाइब्रेरी में हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको लाइव व्यू भी करवा सकता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में टारगेटेड स्टडी के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल सीएसएस के हवाले से, पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। वो सुबह 8 बजे आते हैं, क्योंकि हमारी ये प्राइवेट लाइब्रेरी है, सुबह 8 बजे ओपन होती है और रात को 10 बजे बंद होती है। और बिलीव में रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते हैं, पढ़ते हैं और चेयर ही नहीं छोड़ते। उसी चेयर पे वो खाना भी खाते हैं, उसी चेयर पे वो चाय भी पीते हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो वॉशरूम के लिए जाते हैं। हाँ, मगर ये है कि जो हमारी स्टडी के अलावा, टारगेटेड स्टडी के अलावा जो रीडिंग है, बुक रीडिंग है, जैसे जर्नल बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू के जो जहाँ आरा जो मैगजीन निकलता था या दूसरे जो मैगजीन है, उनकी रीडिंग जो है वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। मगर अलबत्ता अगर हम रेशियो निकालें कि हैदराबाद की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं हमारी सिंध में, वहाँ पे मैं आपको दावत भी दूंगा, आप आएँ, हैदराबाद विजिट करें, सिंध यूनिवर्सिटी विजिट करें, मेहरान यूनिवर्सिटी विजिट करें, आपको लाइब्रेरी में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। सीट तो फुल हैं, मगर वो जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे भी लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते हैं, मगर टारगेटेड स्टडी है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि हमारे पास जो स्टडी का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो गया है। पहले हम बुक लेते थे, अब हमारे पास ये बुक्स मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आ गए। तो लिहाजा इस हवाले से भी जो प्रिंटिंग पे जो प्रेसेस हैं उस पर बहुत बड़ा असर भी पड़ा है।
मगर अगर हम कंपटीशन दूसरे मुल्कों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यकीनन वहाँ पे उस पे जैसे हमारे आसिफ साहब ने बताया कि इंडिया नंबर 1 पे है। यकीनन इंडिया नंबर 1 पे है क्योंकि उनका भी रीज़न है। हमारे पास जो टीचर्स हैं जो हमें जो पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, वो अपने सिलेबस के अलावा जो दूसरे बुक्स हैं जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, करियर काउंसलिंग्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो खुद भी टीचर्स नहीं पढ़ते और वो रिकमेंडेशन भी नहीं करते स्टूडेंट्स को। क्योंकि जो हमारा आइडियल है, स्टूडेंट्स का जो आइडियल पर्सन है वो टीचर है। अगर टीचर रिकमेंड करेगा तो वो यकीनन 100 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स तो किताब बुक्स लेंगे। 2 स्टूडेंट्स बुक्स लेंगे तो वो जाहिर है एक तो पढ़ेगा, 1 पेज पढ़ेगा, 2 पेज पढ़ेगा, 10 पेज पढ़ेगा। ये हैबिट इसी तरीके से वो इंक्रीज होती रहेगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि बदकिस्मती से हमारे पास जितने भी पब्लिशर्स हैं, जो भी बुक्स जितने भी हैं लोकल वगैरह, वो खुद कुतुब खाने में बैठे हैं मगर वो खुद किताब नहीं पढ़ते। उनको सिर्फ ये पता है कि ये फलां जो राइटर है इनकी बुक बहुत ज्यादा बिकती है, इस बुक से हमें बहुत ज्यादा सेल है या बहुत ज्यादा फायदा है। वो जितने भी हमारे पास लाइब्रेरियन है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट लाइब्रेरियंस हैं, प्राइवेट लाइब्रेरियंस हैं, बैठे कुतुब खाने में वो खुद नहीं पढ़ते। तो अब मसला ये है कि इसका भी रीजन है क्योंकि हमारे पास मेरिट जो है वो है ही नहीं। हमें ये लोगों को पता है कि भाई हम पढ़कर करेंगे क्या, नौकरी जो है वो पैसों पे मिल जाती, नौकरी जो है रेफरेंसेस पे मिल जाती। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है जो डिमोटिवेटेड हैं, जो पढ़ते नहीं है, उनका ये बड़ा रीजन है कि ये भी इस हवाले से भी नहीं पढ़ते। सही है आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे वैलिड पॉइंट है कि पढ़ने वाले कौन कौन है। ये भी आपने बताया कि टीचर्स अगर रोल मॉडल नहीं होंगे, बच्चों को रिकमेंड नहीं करेंगे, ट्रेंड सेट नहीं करेंगे। इसके अलावा पब्लिशर्स की आपने बात की कि वो उनको बेस्ट सेलर्स का तो पता है लेकिन पता नहीं खुद पढ़ते हैं कि नहीं। लेकिन चले इतनी भी मायूसी नहीं है जैसे आप फरमाते हैं। मोहतरमा राबिया साहबा की तरफ जाते हैं और राबिया अरशद साहबा के बारे में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आप लीड रिसर्चर हैं सेंटर फॉर पीस डायलॉग्स, और इसके अलावा जबरी तब्दीली मज़हब जो फोर्स कन्वर्जन होती है उसकी एक अहम रिपोर्ट थी, उसकी को ऑथर भी हैं। इसके अलावा मुमताज़ सहाफ़ी हैं और पीस एजुकेटर हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी, आई वॉज इन लॉस एंजलिस, सो इसलिए आप लॉस एंजलिस से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ी हैं, डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग पे तालीम हासिल की। राबिया साहबा, थैंक यू सो मच। आपने दीगर शुरा महफिल की बात सुनी। हालात इतने बुरे भी नहीं हैं, और क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि पहले ज़माने में भी लोग सब नहीं थे पढ़ते, कोई कोई लोग पढ़ते थे, अभी भी ऐसा ही है, जो पढ़ने वाले वो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो नहीं पढ़ते। क्या फरमाएंगे? थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज बस अपडेट करना चाहूंगी अपने काम के हवाले से कि आजकल मैं पीस डायलॉग के साथ नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती थी, तो अब मैं इब्तिदा के साथ हूँ, जो हाँ जी, इब्तिदा फॉर एजुकेशन के साथ। लेकिन वहाँ पर भी मैं एज अ जर्नलिस्ट और लीड रिसर्चर ही काम कर रही हूँ। आपने एग्जैक्ट जो मेरे हमारे जो यहाँ पे शुल्का हैं उन्होंने जो बात की उन सब की बातों से मुत्तफिक हूँ। बल्कि जो आपने एंड पे बात कही कि इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं है, आई एम 100% एग्री विद इट। बिकॉज हमारे यहाँ पहले भी नहीं लोग पढ़ते थे, सिर्फ वो लोग पढ़ते थे जो माशी तौर पे मुस्तहकम थे, या जिनके दादा को आदत थी या नानी को आदत थी, कि नाना नानी या दादा दादी को आदत थी कि वो पढ़ते थे, तो उनको देखा देखी पेरेंट्स या बड़ों से वो पढ़ते थे। मैंने जो रिसर्चेस अभी आसिफ साहब ने बताई हैं और आप लोगों ने सब बाकी लोगों ने शेयर किया, उनके अलावा मैंने एक रिसर्च में देखा, वो तो उन्होंने डिटेल बता दिया। तो मैं एक जो डिफरेंट चीज लगी जो नहीं अभी तक मुझे लगी कि बताना चाहिए कि 68% पढ़ने वाले वो लोग हैं जो कभी भी नहीं लिखते। लाइक आप इसी से हिसाब लगाएं कि ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते वो। बिल्कुल अमर साहब की बात ठीक है कि पहले लोग पढ़ते थे कागज पे, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और इसमें से मजेदार बात जिस आसिफ साहब ने और अमजद साहब ने कहा कि बहुत सारे पढ़ने वाले लिखने वाले ऐसे हैं जो खुद पढ़ते नहीं है। और आप यकीन करें उस रिसर्च में भी यही चीज सामने आई थी कि 1.65% लोग जो हैं पढ़ते हैं, जो वो बहुत सारी किताबें लिखते हैं वो, और उनकी अपनी पढ़ाई जो है वो 1.65% है सिर्फ अपना, यानी कि उनके पढ़ने का लेवल ही है। तो
इसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ 65% ऐसे हैं जो अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं, और 88 से लेके 90% तक लोग जो है वो नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। जैसे अमर साहब ने कहा कि सिर्फ टारगेटेड हो गई है या अपनी स्टडीज के लिए है, जैसा मैंने देखा एलिमेंट्री में बहुत कम 0.55% लोग जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि उनको सिलेबस पढ़ना होता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़ते। और जब कॉलेज लेवल पे जाते हैं तब वो 88 से 90% तक पढ़ते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज गेन करना होता है। बाकी अगर देखा जाए तो लैंग्वेज लर्न करने के लिए 40% लोग पढ़ते हैं। और इसी तरह से एक और चीज बड़ी मुझे मजेदार नजर आई, सर ने आसिफ साहब ने कहा कि पहले जमानों में कमरे होते थे जिनमें लाइब्रेरियां होती थी। मुझे भी याद है हमारे मोहल्ले में एक शॉप होती थी जहाँ से लोग बोरो करते, 10 रुपए या 15 रुपए की वो किताब या 25 रुपए की किताब दी जाती थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको वापस करना होता था, और अगर वो सही सलामत वापस आ जाती तो हमें आधे पैसे वापस मिल जाते थे। तो हुकूमत वाकई ये इंसेंटिव्स देकर बच्चों को कर सकती है। और जहां तक इंडिया या यूएस की बात है, तो यूएस में जो इम्तिहान का सिस्टम है ना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। वो लोगों का निसाब तो होता है, लेकिन सिलेबस या इम्तिहान के पर्चे में, क्योंकि पाकिस्तान में जो पर्चा बनाया जाता है वो उसके अंदर लिखा होता है कि जी इसका जवाब फलां बुक के फलां सफे पे फलां पैराग्राफ इतने अल्फाज होंगे, अगर उससे मिलते जुलते ना हो तो उस बच्चे को फेल कर दिया जाता है। रट्टा सिस्टम की वजह से बच्चे नहीं पढ़ते एक्स्ट्रा। और इसी तरह अगर इंडिया की बात की जाए तो मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से तो बहुत सारा नॉलेज शेयर होता ही है ऑनलाइन, तो उसमें बड़ी एक मजे की बात जो है वो ये है कि उन लोगों के यहाँ बहुत सारी फ्री रीडिंग की एप्स हैं, और उसके ऊपर आप जाकर देखें तो हजारों लोग होते हैं और हजारों बुक्स आपको मिलती हैं, और हर ऑथर ने उनको लीगली उसका राइट्स दिए हैं कि हाँ वो पीडीएफ ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी सिर्फ ये वजह है। और अगर आप आज के पाकिस्तान में बहुत कम रिसर्चेस हैं पढ़ाई और रीडिंग के हवाले से, 2017 की मुझे रिसर्च मिली है, ये सब बाकी दीगर अदारे करते हैं, सिर्फ वो रिसर्चेस हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी अगर जो मास्टर्स लेवल पे या फिर लेवल पे कर रहे हैं, बाकी लोग भी बता सकते हैं इस हवाले से बेहतर कि रिसर्चेस है तो सही, लेकिन वो सिर्फ 100 पीपल है, 200 पीपल है या अदारे के अंदर है। जी 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 सही है, बहुत कम लोग हैं। रबीआ, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, अब जाहिर है मैं आपकी तरफ आऊँगा दोबारा, कि लोगों ने कम अल्फाज के अंदर अपना पैगाम देना और लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं आसिफ साहब की तरफ जाऊंगा। सर, महंगाई कितना बड़ा फैक्टर है? पहले ज़माने में क्या अखबार सस्ते होते थे, किताबें लोग अफोर्ड कर सकते थे, या तब भी अफोर्ड नहीं थे कर सकते? और जैसे मुझे भी याद है, जैसे राबे फरमा रही हैं कि मैं भी किराए पे लेके आता था नावल और पढ़ता था घर पे, फिर वापस कर देता था मैं, मेरा भाई। और इसके अलावा मैं 30 साल से अभी भी एक क्रिकेट मैगजीन, क्योंकि मैं क्रिकेट फैन, तो क्रिकेटर और विजडन यहाँ इंग्लैंड से भी लेता हूँ और पाकिस्तान से भी लेता था, तो मुझे तकरीबन 1991 से मैं मिस नहीं करता। तो ये तो चलो क्रेज़ हो गया। तो आप फरमाएं कि लोग जो हैं जिसमें पढ़ना है, या ये अफोर्डेबिलिटी या महंगाई ने भी असर डाला है? ये जो आज का हमारा टॉपिक है कि ये डिक्लाइन हो गया, इसमें महंगाई भी कोई फैक्टर है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते? इसमें तो कोई शक नहीं कि महंगाई हर लेवल पे हर वक्त रहती रही है अपने अपने लेवल पे। जब 60s में परचेज पावर थी मनी में, पाकिस्तानी रुपए में, तो उस वक्त भी उसका इनकम उस लिहाज से उतनी थी। अगर आज वो डिवैल्यू हो गया तो हमें वो ज्यादा लगती हैं। ये फैक्टर बिल्कुल सही है कि आज हम सोचते हैं कि जी किताबें बहुत महंगी हैं, लेकिन देखा जाए तो वो अपनी जगह पे हम 4-5 हजार का जूता तो बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं, लेकिन हम 400 या 500 रुपए की किताब खरीदने के लिए 20 बार सोचते हैं। उसकी वजह कि हमारी आदत नहीं है या हमारा वो ट्रेंड नहीं है, माइंडसेट नहीं है। और अगर किताबें पढ़ने का अभी हमें एहसास हो जाए कि किताब पढ़ने का क्या फायदा है, तो फिर हम जूती कम कीमत की खरीद लेंगे, लेकिन किताब महंगी खरीदने के लिए हम राजी होंगे। ये इसमें एक चीज है। तो ये असल बात है शौक की, पढ़ने का शौक, इल्म हासिल करने का। देखा जाए तो पढ़ें, किताब पढ़ें तो आपकी शख्सियत में, आपके नजरियात में, आपकी तख्लीकी कुव्वत में नखार पैदा होता है, आदमी बढ़ता है, आगे बढ़ता है। पढ़ने की आदत जो है वो कहते हैं बचपन से शुरू से घर से मिलती है। अगर एक बाप किताब पढ़ता है
तो उस बच्चे उसको देखा देखी डेफिनेटली किताब को हाथ लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की आदत डेवलप हो जाएगी। सर पढ़ना तो लोग चाहते हैं, तो महंगाई का फैक्टर तो जैसे मैं अर्ज करूँ कथा कलामी के आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले हमें याद है कि हम छोटे होते थे, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, लंबा सफ़र है, दूसरे शहर पे जा रहे हैं, मैं अपने वाले साहब के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि किसी ने न्यूज़पेपर बाय किया तो 4 पढ़ने वाले आ गए हैं। वो कह रहे हैं ये दरमियान वाला मुझे दे दो पेज, ये पीछे वाला मुझे दे दो पेज। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर ही मुहावरे बने हुए हैं कि जी आप किताब दे दें और फिर वापस लेना जो है वो आप भूल जाएं। मुश्किल काम है। मैंने नहीं सुना कि इस तरह के मुहावरे ये पाकिस्तान के अंदर ही बने हुए हैं। क्या फरमाएंगे? बिल्कुल सही बात है कि किताब उधार दे दो तो फिर वापस कम ही मिलती है। जी, उसकी वजह ये कि हमारी आदत खरीद के पढ़ने की आदत नहीं रही। ना खरीदने के फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन फैक्टर महंगाई का भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल के जो हालात हैं उसे लिहाज से वो भी इफेक्ट कर रहे हैं इसको। लेकिन जो कमिटेड है जो लोग, और जो वो सोचते हैं कि हमने पढ़ना है, वो सिर्फ बेस्ट सेलर बुक्स की तरफ नहीं जाते, जो इल्म हासिल करने के लिए, जो अपनी ज़ात के लिए, अब खुद से गुफ्तगू करने के लिए सोचते हैं। किताब पढ़ेंगे तो हमें वो खुद से गुफ्तगू करना सिखाएगी, क्योंकि इसलिए किताब में एक पूरा जहान है। आप हिस्ट्री की ले लें या कोई भी ले किताब, तो वो आपके जहन की बहुत सी समतें जो है ना वो सोचने का मजबूर खोलती है। और अमजद साहब मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। अमजद साहब आप तो पब्लिशर हैं, किताबें छापते हैं, तो जैसे अमर साहब कह रहे थे कि आप वाकई किताबें बस पढ़ी रहती हैं आपके पास, कभी आपने पढ़ी नहीं होंगी, या कोई शौक ही नहीं है पब्लिशर्स को, या सिर्फ आपको ये पता है कि जी पैसा कैसे बनाना है, अगर आप अनम्यूट भी कर लें अपने आप को। और फिर ये भी फरमाइए कि ये कितना असल रोमांस यही है कि आपके हाथ में पेपर हो, आप फील करें उसको, बुक को या न्यूज़पेपर को, उसी में मजा आता है, ना कि ऐसे ऑनलाइन पढ़ने का। जी सर अनम्यूट कर लीजिए। और जब तक सर आप अभी भी आपका म्यूट है, आप चेक कर लें। और इन द मीन टाइम अगर आपके पास कोई कमेंट्स हो तो आप भी जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जिस मुल्क में फिक्री आज़ादी का फुकदान होगा वहां पर मुतालिया नहीं होगा भाई। ये याद रखें, आपके यहाँ एक खास बयानिए के बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया से वाबस्ता लोग जो हैं वो सेल्फ सेंसरशिप का शिकार हैं। आपके जो बड़े बड़े एंकर हैं उन्हें मीडिया हाउसेस से निकाल दिया जाता है, वो वेब चैनल चला रहे हैं, वो अपनी बात पहुंचाने के लिए मुल्क से बाहर बैठने पर मजबूर हैं। ये आपके यहाँ फिक्री आज़ादी का तस्वर है। और आप कभी महंगाई की बात कर रहे हैं, कभी टारगेटेड रीडरिंग की बात कर रहे हैं। जहां पर मुकालमा ही नहीं होगा वहां पर आर्गूमेंट लाने के लिए मुताले की क्या जरूरत महसूस की जाएगी। जहां पर आपको अपनी राय की कीमत देनी पड़ेगी तो लोग खौफजदा हो जाएंगे। आपका ब्रेन ड्रेन की बहुत बड़ी वजह क्या है कि आपकी सोसाइटी पे बैक करने के लिए तैयार नहीं है एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को। वो किसी भी सतह पर डिसएग्रीमेंट को अलाउ करने के लिए तैयार नहीं है। आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन देखें जो कि आपके आइन के अंदर घुसेड़ दी गई हुई है। कोई नॉन मुस्लिम इस मुल्क का सदर नहीं बन सकता। अब दूसरों पर हम उंगलियां उठा रहे होते हैं जी कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। तो जहां पर कदम आपके सिलेबस में आप पहली जमात से लोगों को झूठ पढ़ाना शुरू करते हैं, सवाल उठाने की इजाजत नहीं है, आपका टीचर आपको थप्पड़ मार देगा। आपका गली के मोहल्ले में कोई आदमी डिसएग्रीमेंट ऐसी बात जो बयानिए से बाहर होगी वो आपको बिटर देखेगा कि ये कौन सी मखलूक आ गई है। तो इस आलम में आप कहते हैं जी कि मुतालिया नहीं हो रहा। तो आप देखें कि जो मुताले की नतीजे में जो एक इस मुल्क में एक इल्मी फिक्री बहस मुबाहिसा हुआ था, 70 का इलेक्शन उसकी बुनियाद बना था कि जनाब एक ग्रोह कह रहा था कि रोटी कपड़ा और मकान, एक कह रहा था जी कि सबका दामन है कुरान, और उसके साथ साथ कुछ और भी लेयर्स चल रही थी, सोशलिज्म आवे ही आवे। तो ये सारी चीजें आप उसके नतीजे में आपने ये किया कि जो मुल्क की अक्सरियत पर मबनी राय थी उसे ही बलडोज कर दिया, जो वो एक तश्कील पाई थी एक सियासी अमल के जरिए से, एक मुकालमे की सूरत में। तो उस वक्त तक तो अच्छा, बांग्लादेश में फिर क्यों इस वक्त किताब ज्यादा छप रही है? हमारे यहाँ आबादी की रफ्तार देके हम बंगालियों को ताना देते थे कि जी ये बच्चे बड़े पैदा करते हैं, चावल खाते हैं और जनाब मछली खाते हैं। तो अब हमारी जो आबादी है वो 22 करोड़ को टच कर रही है, वो 17 से 18 करोड़ के दरमियान फाल कर रही है।
हम कनक खाने वाले देखे कहाँ पहुंच गए हैं। तो उसके साथ साथ वहां पर हर इंडिकेटर आगे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और हमारा हर इंडिकेटर डिक्लाइन की तरफ है। हमारे फॉरेन रिजर्व देख लें और उनके फॉरेन रिजर्व देख लें। सर आप सही मैं कह रहे हैं, आप उसको रिलेट कर रहे हैं कंपैरिजन इंडिया से नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि फिक्री आजादी नहीं होगी और क्रिटिकल थिंकिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा तो इस मुल्क में मुताले की आदत नहीं होगी। गुर्बत या पैसे का, जो जिनके पास पैसे हैं वो पढ़ रहे हैं। ये अभी जो प्रोफेसर साहब ने फरमाया है कि जनाब 4,000 का जूता खरीद लेंगे, मैं इस तरह की मिसालों मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने कभी पढ़ा, इन्होंने कभी ये सोचा है कि सिलेबस डेवलपमेंट में स्टूडेंट का भी हिस्सा हो सकता है? कभी ये सवाल हमारे मुआशरे में उठा है? दुनिया में ये सवाल बहुत पुराना हो चुका है। बड़ी जबरदस्त अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन जाहिर है इसका हल की तरफ भी आएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम का हमारा खासा है कि आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, लेकिन हल की तरफ भी आएंगे। अमर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, बाद में राबी जी की तरफ जाऊँगा। अमर साहब, पढ़ने के अमल को कितना आसान बनाया जा सकता है ताकि लोग पढ़ें? जैसा आप फरमाते हैं कि टारगेटेड रीडिंग तो है, लोग आपके पास आ जाते हैं, अपने काम की चीज़ें पढ़ जाते हैं, लेकिन एक जो आम एक रोमांस होता है माशरे के साथ, पढ़ना जो है वो अच्छा लगता है, तो उसको कितना आसान बनाया जा सकता है? और आप क्योंकि एजुकेशन से भी वाबस्ता हैं, तो एजुकेशन सिस्टम किस तरह बच्चों को पढ़ने की आदत डाल सकता है बचपन से? थैंक यू सर। पहली बात ये है कि एजुकेशन जो लिटरेसी जो है, जो रीडिंग जो है, वो बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाए, उसमें अमल दिया जाए। उसमें जितने भी हमारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें ये कंपलसरी होनी चाहिए कि एक चिल्ड्रन लाइब्रेरी होनी चाहिए। उनमें एक पीरियड होना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए जो अपने क्लास सब्जेक्ट्स के अलावा जो पढ़ते हैं, जितने भी उनके पास 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलावा वो लाइब्रेरी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे अपनी पसंद का बुक सर्च करें। वो क्योंकि वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी है कि वो चिल्ड्रन के हिसाब से बुक्स होंगे, उर्दू में भी हो, इंग्लिश में भी हो, लोकल लैंग्वेजेस में भी हो, जैसे सिंधी है, पंजाबी है, सराइकी है, व्हाटएवर, उसमें भी हो। और उनको सिर्फ ये दिया जाए पीरियड, मगर नेक्स्ट डे पे उस बुक के हवाले से उस बच्चे को ये असाइनमेंट दी जाए कि भाई आप इस बुक में जो आपने पढ़ाई, एक तो एक पैराग्राफ छोटी लिख के आ जाए, जो लिख सकता है, जो नहीं लिख सकता तो दूसरे दिन आए, वो एक क्लास को एक स्टोरी शेप में आके बताएं कि भाई ये जो मैंने बुक पढ़ी, इस बुक में है क्या, बुक है किसके बारे में। तो इससे ये होगा कि स्टूडेंट जो हो पढ़ेगा, जो बुक पढ़ेगा, उसमें एक तो रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उनको पता है कि एक पीरियड है, एक मुझे पढ़ना है। दूसरी, उनके पास एक मेंटली उनके पास एक प्रेशर होगा कि मुझे इसके बारे में कुछ लिखना है या बताना है। उससे ये होगा कि बच्चों 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो है वो उसकी रीडिंग, ये पॉसिबल, सिंपल है। पॉसिबल है। राबी जी, हाँ। मैं असद साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन आप फरमाइए कि जैसे मैंने जब हम लास्ट बात कर रहे थे कि अब डिजिटल दौर है, लोगों ने पहले सिर्फ कितने 140 वो वर्ड होते थे, उनके पास लेटर्स, ट्विटर के ऊपर आप ट्वीट कर सकते थे, अब 280 हो गए हैं। छोटा सा मैसेज होता है, फिर फेसबुक के ऊपर भी लोग कहते हैं लंबी लंबी बातें ना लिखें, छोटा सा लिखें, लोगों को समझ आ जाती है। लोगों का स्टेमिना कम हो गया है या इतना ही काफ़ी है, इतना पढ़ लेते हैं? लेकिन क्या ये जस्टिफाइबल है कि लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हालांकि वो नेटफ्लिक्स के ऊपर 3-3 घंटे की फिल्में देखते हैं या पूरी पूरी सीरीज देख लेते हैं, सारी रात लेट के देख लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है? इसकी क्या वजह है? मुझे ये मेरी जस्ट पर्सनल ओपिनियन है। मैंने आपको पहले कहा कि मुझे तो ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली। मैंने काफी सारी रिसर्चेस देखी और पढ़ी हैं, सारी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन काफी सारी रीडिंग के हवाले से, क्योंकि ये मेरा थीसिस का टाइटल भी था, तो इसलिए आई हैव रिसर्च अबाउट दिस। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पढ़ने का टाइम का कोई इशू है, वो रिलेवेंट चीजें सिर्फ पढ़ते हैं। आपने देखा होगा मीम्स कितनी जल्दी फैल जाती हैं। अगर कोई भी जिस तरह पिछले दिनों ही एक मीम आई हुई थी कि जी घबराना नहीं, वो अभी तक उसके ऊपर गाने भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। दैट इज अ क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क। तो जिसपे हमारे जिस अमजद साहब ने कहा कि जी फिक्री सोच का है मसला, तो ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग और ये आजादी का तो वाकई ही मसला है। तो सर इसमें हम लोग अभी तो जो है, अगर जब तक सब लोग नहीं मिलके पढ़ेंगे और पढ़कर ही, जिस तरह से अब लोग पहले
होता था, हमने सुना था कि एक दफा एक कंट्री के अंदर किसी मुल्क ने सारे साइंस कर लिए एफबी के थ्रू, और उन्होंने गवर्नमेंट में जमा भी करा दिया कि जी हम इस मुल्क से अब अलहदा होना चाहते हैं, इस रियासत के इससे निकलना चाहते हैं। तो साथ ही गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उनको उस ऑनलाइन की हुई सारी दस्तावेज को भी हटा दिया। तो जनाब ये बड़ी बड़ी हुकूमतें इस तरह की हरकतें करती हैं, अगर हम कर लेंगे तो खैर मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन राबिया लेकिन ये है कि ये तो आपने देखा कि आप जब कैलिफोर्निया में थी, अमेरिका में, हम यहाँ हाँ जी। बरतानिया में देखते हैं कि लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं अंडरग्राउंड पे या मेट्रो पे या ट्रेन में, तो वो जल्दी से किताब निकाल लेते हैं अपने बैग के अंदर से और पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे का सफर है तो तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटा वो किताब ही पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ भी तो देखें लोग पढ़ लेते हैं, इतनी बिजी दुनिया में रहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। पता पहले जो था इतना रुझान नहीं था, और जैसा आसिफ साहब ने कहा कि लोगों को बताया नहीं जाता है कि इसके फायदे क्या हैं। और फिर एक और हमारे इसी तरह से साथी ने बात की कि बच्चों को बताया जाएगा ना कि इसको पढ़ने के बाद इस बात को आप किसी जगह कोट करके अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, लोगों की वाह ले सकते हैं। तो मुझसे आप लिखवा लीजिए, जितना मीम्स के ऊपर असर लेते हैं ना, इतना वो किताबें पढ़ने और उसके नोट करके, बहुत सारे लोग हैं, आप नोट कीजिएगा, उन्होंने किताबों के नाम, राइटर्स के नाम और उनके सिर्फ जो डिस्क्रिप्शंस हैं पीछे, जो बुक के पीछे लोगों ने राय दी होती हैं, सिर्फ वो पढ़ लेते हैं, अंदर किताब का कुछ पता नहीं होता। लेकिन वो हर जगह पे कोट करके अपनी लिटरेरी जो एक फसाहत होते हैं ना उसको बयान कर रहे होते हैं। तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि हर बंदे का अपना एक स्टाइल है पढ़ने का, चले वो पढ़ते तो है ना। जी 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 सही है, सही है। वो जैसा हमारी माजी में चीजें, टाइम का मसला है, नहीं मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ताकि वो घुमाते अच्छा, बस थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि जैसा सर ने कहा ना कि पुरानी तो हमारी तो बुनियाद में ही चीजें जो है वो गलत डाली गई हैं। हम एक अकलियती मुल्क थे जिसके आगे उन्होंने मजहब का ठेका लगा दिया। जब हमने जिम्मेदारों ने खुद बेच दिया मजहब को मौलवियों के हाथों, तो ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक ही मजहब के, सब मजहब के वालों ने अपने अपने ठेकेदारों के हाथों में दे दिया, तो हमने इसको ढाल बना लिया। तो अब नई नस्ल तो इसमें कुछ नहीं कर सकती है। इवन आप देखें 60s में, मैंने सुना 60s से पहले हर चैप्टर में जो एक डिफरेंट हर मजहब के हवाले से थोड़ा थोड़ा लिखा होता था। तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि दोबारा से उन कुतब को लाया जाए। फिर उस जमाने में होता था कि एक से ज्यादा किताबें पढ़ी जाती थी, फिर पेपर होते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, तोते की तरह रटा हुआ है तो गुड, नहीं तो कुछ नहीं। यानी कि ये चीज असातिज़ा के पेपर्स होते हैं, पढ़ने के अमल से भगा देती है ये रटाव सिस्टम। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली क्यों कोई पढ़ेगा जब उसको अपनी किताब याद कर लेने के बाद 90 नंबर मिलेंगे, 100 नंबर मिलेंगे, 70 नंबर और 80 नंबर आने के ऊपर बच्चा खुदकुशी कर लेता है। तो आप मुझे बताएं क्यों पढ़ेंगे वो कुछ और। समझ गया आपकी बात, ठीक है। अब क्या हम इंसान मैं आपके दोबारा जी दोबारा आता हूँ आपके। तो आसिफ साहब कितना, मैं आपको मगरिब की मिसाल देता हूँ कि जैसे मैं काम पे अगर जाता हूँ तो मैं बड़े शौक से, मेरे हाथ पे जब टाइम्स आता है और टेलीग्राफ आता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैंने अपने कई वेस्टर्न कोलीग्स को भी देखा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है वो पढ़ने में। वो कहते हैं नहीं ये इतना भारी भरकम काम कौन करेगी, इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, हम ऐसे खुश हैं जी, लंच करने जाएंगे, अपने लंच के जो आवर्स हैं उसमें ऐसे घूम फिर के आ जाएंगे। लेकिन वैसे अफसाना नगार और आप ज़ाहिर लिखा रही हैं, तो वैसे दिल तो दुखता है कि पहले भी ये ऐसे था, लोग के फ्री बुक ले लेते थे। आपने अपना काम कर लिया, आपने इतनी मुश्किल से अफसाने लिखे, छाप भी लिए, शायद अपने जेब से छपवा लिए, लेकिन लोग फ्री पढ़ना चाहते थे। और कितना ये पेनफुल होता है कि लोग नहीं पढ़ते जब आप लिखते हैं, और लिख के लोगों के लिए लिखते हैं लेकिन लोग नहीं पढ़ते। ये वही बात होगी कि शायर ने शायरी की लेकिन लोग सुनने वाले नहीं थे। ये वाकई ये एक अलमी की बात है कि किताब लिखी जाए और फिर वो पढ़ी ना जाए और बिके ना। दूसरे लफ्जों में उस किताब का मकसद फौत हो जाता है लिखने वाले के नजदीक। अगर वो पढ़ी जाएगी तो वो समझता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है, मैंने जो चाहता था कि मेरे आइडियाज, मेरे ख्यालात जो है कन्वे हों, जो मेरी सोच है वो कन्वे हो, और वो दूसरों तक पहुंच जाती है तो वो बड़ा सुकून से तसल्ली से सोचता है और वो मोटिवेटेड होता है कि एक के बाद वो दूसरी लिखेगा, दूसरे के बाद वो तीसरी लिखेगा। लेकिन जब वो रिस्पांस नहीं होता, किताब खरीद के कोई नहीं पढ़ता या उसको रिस्पांस नहीं मिलता, या वही बात जैसे आपने बात कहा, उसको खुद अपनी जेब से छिपवानी पड़ती है। कोई पब्लिशर इसलिए तैयार नहीं होता कि वो सेल नहीं, वो उसकी सेल नहीं है, वो नुकसान का कारोबार तो नहीं कर सकता। तो उस सूरत में परेशानियां तो होती हैं।
और उसी की वजह से किताबों की जो पब्लिशिंग है वो भी किसी हद तक कम हो गई है, वो लेवल नहीं है। बहुत कम राइटर ऐसे हैं जिनकी पब्लिशर खुद उनको ऑफर करता है कि जी आए, ये रॉयल्टी वगैरह देते हैं और वो किताब छपती है और वो पढ़ी जाती है। तो पढ़ने का वही बात यह है, बुनियादी तौर पे शौक जो है ना वो बचपन से एक होता है। जैसे कहते हैं ना वहाँ का पहला दरसगाह है बच्चे की, तो इसी तरह घर से और फिर वही प्राइमरी स्कूल से टीचर्स जो है उसके आइडियल दो हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, जो उसको इस रास्ते पे लगा सकते हैं कि वो पढ़े और करे। और असल बात जो अभी सलीम साहब भी कर रहे हैं कि फिक्री आजादी या सोच, उस पे बहुत पाबंदियां हैं। मैं एक देता हूँ, 59 में 50s में देख लें, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त माइनॉरिटीज की तकरीबन असेंबली में 24% रिप्रेजेंटेशन थी। आज वो 5% भी नहीं रह गई। उस वक्त 24% से कम होकर हम 5% पे आ गए हैं। इसी तरह मतलब उसकी 100 वजूहात हैं। तारीख में जाए तो हमने बच्चों को सही तारीख पढ़ानी छोड़ दी है। हमारी किताबें हैं जैसे वो वही बात है, तो मजहब को ठेके पे हमने दे दिया है खास मकसद के लिए, अपने लिमिटेशंस में उसको रह के भी ठीक है इस हद तक इस पे जो चलेगा वो ठीक है, जो नहीं चलेगा या तो उसको तो नामालूम हो जाएगा। ठेकेदारों की बात करें, लेकिन ठेकेदार जो है अपने बच्चों को बड़ा ठीक ठाक पढ़ाते हैं और जबरदस्ती पढ़ाते हैं और अपने मतलब की चीजें पढ़ाते हैं। में नहीं पढ़ाते, अपने मतलब की चीजें पढ़ाते हैं, मतलब की चीजें, और ना सिर्फ यानी कि उनकी तरफ से डिक्लाइन नहीं है, वो उधर नहीं है। वो अब इसलिए कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, वो ऑक्सफोर्ड में भेजेंगे, वो हार्वर्ड में भेजेंगे, लेकिन दूसरे के बच्चे को वो कहेंगे कि नहीं तुमने यही पढ़ना है। ये मजबूरी है कि यहाँ पे जबर है एक किस्म का माशरे का और सोसाइटी का। सर एक अलग प्रोग्राम भी हो सकता है, बड़ा एक पेनफुल टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। जबरन में इसमें जबरन में हाँ राबिया जी बोलिए। नामवर नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, आलम का कत्ल हो गया तो दूसरे या तीसरे दिन उनके बेटा ने अदालत में करोड़ों अरबों की जायदाद का दावा दायर कर दिया। तो हम ये भी आज तक नहीं पता चल सका कि उनका अर्निंग सोर्स क्या था। एक आम पीएचडी जो है उसकी कभी अगर वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो उसके पास 1-2 लाख की महीना आमदन होती है। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो जाके दूसरे दिन इतनी अरबों की जायदाद के लिए कोर्ट चले। सही। अमजद साहब, अब क्या क्योंकि डिक्लाइन, हम ऐसा लगता है जैसे डिक्लाइन, लेकिन ये एज ए पब्लिशर क्या आने वाले सालों में कुछ ये बिजनेस और ही मुतासर हो जाएगा, लोग पढ़ना छोड़ जाएंगे या पढ़ेंगे, होप है, क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखें, आप एक रेफरेंस बार बार देते रहे हैं कि वेस्ट में जनाब लोग बसों में, ट्राम्स में, गाड़ियों में बैठे मुताला कर रहे होते हैं, लेकिन आप साथ ये नहीं बता रहे कि इसके पीछे कोई 300-400 साल की पूरी एक तारीख है। और उन लोगों ने जो सोसाइटी वहाँ की ट्रांसफॉर्म हुई थी तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी ने प्लेट में रख कर नहीं दी थी, उसके लिए बकायदा स्ट्रगल हुई थी, उसके लिए एक जंप से वो नहीं आगे बढ़े थे, पूरे एक प्रोसेस से गुजर कर बढ़े थे, जिसे हम रेनेसांस कहते हैं, जिसे हम लिबर्टी सिविल लिबर्टीज की तहरीक कहते हैं, जिसे रोसो ने लीड किया, वॉल्टेयर ने किया। सर ये कौन शुरू करेगा पाकिस्तान में फिर? ये तो अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ आपको कोई इस तरह की तहरीक नजर आती है? ये जो होता है ना टैक्टिकली कि भाई हम अब घर में बच्चों को वो तबलीगी जमात वालों की तरह के भाई आपने 6 फुट के कद पर इस्लाम नाफज कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, और आपकी जो सराउंडिंग है वो तबाहकुन हो, और आप यानी कि एक लफ्ज तहरीर करने पर, एक लफ्ज बयान करने पर आप पकड़े जाएं, और सिर्फ पकड़े ना जाएं, आप बदसलूकी का शिकार हो जाएं। हमारे बच्चों को जो जिन्हें हम कह रहे हैं कि तरबियत दें, जरा देखें कि हम बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं, और बच्चा हमेशा याद रखें कि वो सूद के साथ वापस करता है सब कुछ, और ये सोसाइटी में हो रहा है आपका। तो बराए करम इस वक्त जो है, अगर आप ये चाहते हैं कि रीडिंग हैबिट्स बढ़ें, तो हमें जो तहरीक चलानी चाहिए या अपनी सतह पर स्ट्रगल करनी चाहिए, बकायदा उसकी कीमत देनी पड़ती है तो दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो जिंदा रहना है, ये वो एक, मैं कोड नहीं करना चाहता, एक फिल्म का मशहूर डायलॉग था कि बकवा ये भी कोई जिंदा रहना है। तो मसला ये है कि अगर हमने फिक्री आज़ादी की तहरीक के लिए जद्दोजहद ना की तो हम जिस स्टैग्नेशन का शिकार हैं, ये अभी भी
तफन छोड़ चुकी है, ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इंटेग्रिटी खतरे में पड़ जाएगी। कोई भी मुआशरा फिक्री आजादी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और फिर आप के ऊपर सिर्फ फिक्री आजादी के मसला नहीं है, आपके यहाँ शहरी आजादियों का, आपके यहाँ जमहूरी आजादियों का, आपको बेसिक इंसानी हकूक के बुरी सूरत हाल का सामना है। तो इसमें अच्छा सर्वाइवल का मसला ये है कि जो हम रीडिंग की जो बात भी कर रहे हैं वो देखें जरा, वो मैडम ने जो कहा है कि तोते की तरह हम नंबर लेने के चक्कर में होते हैं। वो ठेकेदार जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा वो, लेकिन वो कमबख्त पढ़ा क्या रहा है, ये देखने की बात है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कौमों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे आपको एक इज्तिमाई जदोजहद में ही जाना पड़ता है, एक कलेक्टिव एफर्ट ही उसका हल होती है। डेमोक्रेटिक वैल्यू और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल उसके लिए जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल ही फिक्री आजादी को अलाउ करती है। अथॉरिटेरियन रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी फिक्री आजादी को मानने वाला नहीं है जी। ठीक है सर। अमजद साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अब चूंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं, 2-2 मिनट में बात कर लेते हैं और सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। अहमद साहब, आप फरमाइए कि अब 23 अप्रैल को दुनिया वर्ल्ड बुक डे मनाती है। अब आप भी कुछ ऐसा करेंगे, वर्ल्ड बुक डे मनाएंगे? मनाना जाहिर चाहिए अपने तौर पे, और जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं, अगर आप इस कैपेसिटी में हैं कि आप अरेंज कर सकते हैं तो करें। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाएं। लाइब्रेरीज़ में क्या होगा, आपकी लाइब्रेरी में क्या होगा, और सोल्यूशन बताएं कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये बिल्कुल आखिर में, अब 2-2, 3-3 मिनट है हमारे शुरा के पास, कि क्या फिर इसका क्या हल है? ये डिक्लाइन अगर है, या क्या फरमाएंगे आप, ये डिक्लाइन को कैसे ऊपर लेके जाएं पढ़ने के रुझान? जी जनाब, पहली बात कि ये जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, ये हर साल हम बुक फेयर अरेंज करते हैं, मगर इस साल जो अभी करंट जो साल है उसमें कुछ सिचुएशंस चेंज है, क्योंकि कोविड वगैरह है, और कोविड की वजह से हमारे टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन भी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि हम कोई ऐसी कोई एक्टिविटी अरेंज करें। हाँ, लिहाजा हमारी लाइब्रेरी ओपन होगी और लाइब्रेरी एज पर रूटीन काम करेगी, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में कोई भी छुट्टी नहीं होती सवाए कंपलसरी डेज, जैसे फॉर एग्जांपल ईद के हॉलीडेज हैं या मुहर्रम के हैं। इस हवाले से मैं सिर्फ ये सजेशन दूंगा, जो बुक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा चाहता है कि मैं बुक पढूं मगर पढ़ता नहीं है। उसका मसला ये है कि पहली बात तो हमें बुक की सिलेक्शन का पता नहीं है कि हमें बुक पढ़नी कौन चाहिए। आम रीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो ये हमें अपने जो भी हमारे नौजवान जो सुन रही है या जो सुनेगी, उनको ये चाहिए कि पहले वो अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी फील्ड है, वो उसमें सिलेक्ट करे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मेरा करियर क्या है। उस करियर में, उस हॉबी के से रिलेटेड कोई भी, क्योंकि आजकल तो हमारे पास बुक सर्चिंग के लिए तो बहुत सारी आसानी है, क्योंकि हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है और फेसबुक है। क्योंकि हम सिर्फ मैं लिखूं कि भाई मुझे कोई अच्छा सा बुक रिकमेंड करो, तो मेरे ख्याल में मेरे पास हजारों दोस्त हैं, कोई ना कोई बुक सिलेक्शन आ जाएगी। इसी तरीके से कोई भी अच्छा बुक, कोई भी अच्छा ऑथर, कोई भी अच्छा एक्टर जो हमारा नौजवान समझता है कि ये मेरा मेंटर है, उस मेंटर को फॉलो करें और उनसे सजेशन लें रिगार्डिंग टू योर आपकी उसकी जो कैंडिडेट की जो फील्ड है, उसमें बुक खरीदे। और उस बुक को ऐसे नहीं कि हम लोग बहुत ऐसे करते हैं कि भाई शुरुआत जो है हम एक दिन में बस बुक खत्म करनी है, क्योंकि न्यू रीडर को जो है ना वो बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, वो नहीं पढ़ सकेगा। उनको चाहिए कि भाई 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितनी उसकी स्टेमिना है वो पढ़े, मगर हाँ मगर रेगुलर, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ रेगुलर, क्योंकि रेगुलर हैबिट बनाएगा, रेगुलर पढ़ेगा तो उसकी हैबिट बनेगी। अगर एक दिन पढ़ा 5 मिनट और 10 दिन गुम हो गया, फिर 5 मिनट पढ़ा, तो ऐसे तो हैबिट बनेगी नहीं। सर आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो लोगों को ज़ाहिर बड़ा प्यारा चस्का लगाते हैं किताबों का, लाइब्रेरी का। राबिया आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं आसिफ साहब की तरफ एंड पे जाऊँगा, ताकि वो ज़ाहिर इतने उस्ताद हैं तो कंक्लूड करेंगे। तो राबिया जी, मीडिया का क्या किरदार है? ये तो जैसे आज हमने शो किया, ये सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएगा और इसको हम बहुत शेयर करेंगे, और खुदा करे कि बहुत से लोगों तक ये मैसेज भी जाए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का, वो क्या किरदार अदा कर सकता है ये पढ़ाई के रुझान को बढ़ाने के लिए? मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी एक डिफरेंट थ्योरीज हैं इन
थ्योरीज में से एक थ्योरीज ऐसी भी है कि जब कोई आप चीज फैला देते हैं ना तो वो लोगों के माइंड में उस तरह से बैठ जाती है और फिर वो ऑटोमेटिकली उनकी हैबिट्स उस तरह से डेवलप हो जाती है। और यही बात कि जी अब किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, अब इसको फलां बाजार है वो उसमें इतनी तादाद कम हो गई है, ये बातें हैं, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। लेकिन झूठ नहीं, एक पैरेलल रियलिटी भी आप दिखाएं, क्योंकि हर पहलू के दो रुख या कई रुख होते हैं, दो रुख भी नहीं कहना चाहिए, कई रुख होते हैं। आपको दूसरे या तीसरे रुख की तरफ भी नजर डालनी चाहिए और वो शोज करने चाहिए जिसमें वो बच्चों को बताएं कि ऑनलाइन रीडिंग के बहुत सारे मटेरियल, जैसा ब्रिटिश काउंसिल ने इंग्लिश लर्निंग के लिए, टर्किश लर्निंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन मुफ्त के पढ़े हैं, लोग वो करते हैं और वो पढ़ते हैं। इसी तरह मिशेल बुक वाले हैं, उन्होंने अपनी ऑनलाइन बुक्स रखी हुई हैं, वो भी लोग पढ़ते हैं। ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं, कहाँ से ये लोग अपने बुक्स बोरो कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मेजबान, सब लोग मिलकर जब इसको लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि आप हिस्ट्री की बुक पढ़ें। फेक न्यूज का बहुत ट्रेंड है और मैं थैंक्स करती हूँ फेक न्यूज वालों को, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को रिसर्च की आदत पड़ी। रिसर्च में वो पढ़ते हैं जाके, कुछ किताबों को पढ़ते हैं, कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं, एटलीस्ट वो पढ़ते हैं, एटलीस्ट वो पढ़ते हैं। जैसा मैंने वैसे रिसर्च में भी देखा था कि हिस्ट्री लाजमी पढ़े, एंटरटेनमेंट तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन जो ट्रेंड देखा गया कि इकोनॉमिक्स की बुक और सोशियोलॉजी की बुक्स और पॉलिटिक्स की बुक्स जो है वो बहुत कम, यानी कि 10% पढ़ी जाती है। तो जब सोशियोलॉजी को और पॉलिटिकल साइंस को या पॉपुलर साइंसेस को बच्चों में ज्यादा अहम बनाएंगे, अपने माहिरीन के थ्रू बताएंगे इसके फवायद, तो मेरा नहीं ख्याल के नौजवान भी उसकी तरफ आएंगे, बड़े बुजुर्ग भी आएंगे, क्योंकि बुजुर्गों के पास एक मसला होता है कि वो दूर की जगह नहीं जा सकते। तो अगर उन तक चीजें पहुंचा दी जाएं तो ऑटोमेटिकली जो यंग जनरेशन है, जो 4-5 साल का बच्चा अपने बुजुर्गों को पढ़ता देखता है, तो वो फिर उसकी ज्यादा अहमियत को जानता है और वो उसको पढ़ता भी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अमजद साहब, पाकिस्तान में हमने देखा कि सेहत और तालीम की प्रायोरिटी नहीं रही किसी सरकार की। आखिर में क्या कहेंगे कि सरकार क्या करे? फिर भी तबले वो कहते हैं ना, बजा देते हैं, जंजीर हिला देते हैं, कैसे हिलाएंगे? नहीं, ये बड़ी राबिया साहबा ने बड़ी अहम बात की है कि सोशल साइंसेज को हमें रिवाइव करने की जरूरत है। उन्हें बड़ी प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने डिस्करेज किया है और वो कम हुई है। तो लेकिन उसके साथ साथ सरकारी सतह पर भी ये कहना चाहिए। जी अच्छा सब पता नहीं शायद वो स्टक हो गया, लेकिन मैं आसिफ साहब की जाना चाहता हूँ। अच्छा अभी कनेक्ट हो गया दोबारा, ठीक है जी सर, कंक्लूड कर लीजिए अपनी बात। अच्छा चलो मैं दोबारा देखता हूँ कि अगर कनेक्शन हो गया। कि बच्चों के अंदर यानी कि ये और रीडिंग हैबिट्स के लिए जरूरी है कि दो सतहों पर बहुत ज्यादा, एक तो ये है कि तालीमी इदारों के अंदर कम से कम इस चीज को इनकरेज किया जाए कि स्टूडेंट को डिस्करेज मत किया जाए। अगर वो कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो रूटीन से हट कर है, उसे सुना जाए और उसे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाए। दूसरा ये है कि मुल्क की फजा में ये जो दुश्मन का तस्वर है, इसे खत्म करने की जरूरत है, इसे कम करने की जरूरत है कि भाई आप अपनी राय का इजहार करें, उस आधार पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। आप डिसएग्री करें, उसमें क्या हर्ज है? आप डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्ट देने का तस्वर देना बहुत जरूरी है, ताकि एक मुतबादल राय सामने आ सके और उसके नतीजे में जो आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट बगैर मुताले के नहीं हासिल किया जा सकता है जी। तो इसलिए ये जो मुतबादल बयानिया, इसका एहतराम करना बड़ा जरूरी है। कोई शॉर्टकट नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक है आसिफ साहब, उम्मीद तो रखनी चाहिए। क्या वो वक्त आएगा कि शायर ने शायरी करनी है, अफसाना निगार ने अफसाना लिखना है, और बड़े बड़े मोटे डाइजेस्ट होते थे, ख़वातीन पढ़ती थी, लड़के पढ़ते थे, जासूसी नावल होते थे, अखबार जो लेके ऐसे ब्रॉडशीट लेके पढ़ना, फिर 6 लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसके अलावा मैगजीन जो है वो तवातर के साथ आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे बताने में देखा है कि लोग मैगजीन अभी भी बाय करते हैं। यहाँ पे एक बड़ी मशहूर किताबों की दुकान है W.S. स्मिथ, वहाँ पे मैं जाता हूँ तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। और लाहौर में भी आई एम श्योर कि कोई ना कोई बुक स्टोर है, वहाँ पे जो पढ़ने वाले हेलो मैगजीन या अपनी अपनी पसंद है, फैशन वाले फैशन पढ़ रहे होंगे,
और सियासी वाले सियासी बातें पढ़ रहे होंगे, तो ये सुनहरा दौर, इस तरह का रोमांस वापस आएगा? लोग किताबें पढ़ेंगे, रसाले लेंगे, अपनी जेब से खरीदेंगे, उम्मीद रखनी चाहिए? शायद उस तरह तो ना हो कि किताबें लोगों के हाथों में नजर आए, जी। इसलिए कि अब जो ई बुक्स का रिवाज है हम्म, बढ़ गया है, जो हम टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे हैं, जी, तो उसमें पढ़ने का शौक तो डेवलप हो सकता है, लेकिन मुकालमा भी हो सकता है। लेकिन बुक्स जो प्रिंटिंग शक्ल में, जो प्रिंट मीडिया शक्ल में है, वो शायद उस हद तक वो ना पहुंच सके जैसा कि पहले था, इसलिए कि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था, या इंटरनेट इतना आम नहीं था। अब ये चीजें जब रीच में आ गई हैं, एक छोटा सा ये मोबाइल आपका बॉक्स है छोटा सा, इसमें दुनिया जहान की आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो किताब हो, कोई चीज हो, तो इसलिए बड़ी आसानी से हम उसको फॉलो करते हैं। हम इतनी 400 सफ़े की किताब को पढ़ने, हाथ में पकड़ने की बजाय इस मोबाइल में सोचते हैं कि इसमें हर चीज है, इसमें चलती है। तो असल बात यह है कि ये जो जब इस बर्दाश्त का जो कल्चर है ना, वो होना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, और छोटे लेवल से, स्कूल लेवल से बच्चों में मुकालमे को तरजीह दे। एक वक्त था डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं स्कूलों में, कॉलेजों में डिबेट्स होती थी, लोग इजहार करते थे, सर खुल के ग्रुप्स होते थे, चलते, लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं है, इसलिए कि लिमिटेशन लग गई हैं। आजादी जो है ना सोच की और कहने की, वो बहुत कम हो गई है। लोग डरते हैं कोई भी लफ्ज बोलने से पहले कि मैं अगर ये कहूंगा तो मुझे पता है इस पे गन कितनी लगेगी। आपके साथी पंजाब यूनिवर्सिटी में मिसाल में देता हूँ कि वहाँ का माहौल आज से 20 साल पहले और था। अब यह है कि कोई 2 क्लास फेलोज, मेल एंड फीमेल लड़का, बैठ के इकट्ठे गुफ्तगू नहीं कर सकते, इसलिए कि 4 बंदे डंडे लेके आ जाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, और सर वो फूल भी नहीं देते, आपको वो नहीं बाद में बैठना एक्सपेल हो चाहिए जाते हैं। इकट्ठे। जी, आज तो बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह की अभी एक कल परसों की मिसाल थी कि एक लड़के ने प्रपोज किया, वो दोनों को 7 साल शादी के जुर्माना कर लिए, दिया और बाहर निकाल और दिया। दोनों को टर्मिनेट कर दिया कि चल छुट्टी। सही। तो इस तरह की जो चीजें ना, माशरे में जो जबर की जो कंडीशन है, वो बहुत खतरनाक माहौल बनता जा रहा है सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, जो कि हमारी डेवलपमेंट के लिए और मुल्क के लिए खतरनाक होगा बिल्कुल सही बात एक स्टेज पे पहुंच के। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आसिफ साहब और राबिया साहिबा, अमर साहब और अमजद साहब, और माइनॉरिटी कंसर्न का भी बेहद शुक्रिया। आफता मुगल साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और इस पर कोई दो राय नहीं है, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकता, मुल्कों का भी नहीं आगे कोई तरक्की हो सकती। हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी कोई ऐसी बातें नहीं, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। तालीम का कोई भी नेमल बदल नहीं है, सिंपल सी बात है। बहुत शुक्रिया जी आफ्टर साहब। थैंक यू ऑल। जी, सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम नाजरीन का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, और उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथियों का जिन्होंने वक्त निकाला और इतनी पुरमक्स गुफ्तगू की, और न सिर्फ उन्होंने इशू की निशानदही की बल्कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल सजेशन भी दिए, जिनमें जनाब असलम इमरान साहब, जनाब अमजद सलीम मिनहाज साहब, जनाब आमिर जोया साहब और मोहतरमा रबिया अरशद तुर्कमान साहिबा शामिल हैं। हमें अफसोस है कि हमारे साथी प्रोफेसर वसीम जबरान गिल ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन तबीयत की नासाजी के बायस वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। आज का जो ये डायलॉग है, ये डायलॉग बराए डायलॉग नहीं है, बल्कि जिस मुआशरे में रुजत संदी और अदम बर्दाश्त बढ़ गई हो, और जहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच डिक्लाइन पे हो, और जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग को कर्टेल किया गया हो, उस माहौल में ये डायलॉग जो है वो सियासी शऊर बढ़ाने की कोशिश है, ताकि जमहूरी कदरें बढ़ें, हमें सोचने का मौका मिले, ताकि हम अपने मुआशरे को तरक्की दे सकें। और मुआशरे को तरक्की देने का मतलब है कि पाकिस्तान एक भरपूर और पायदार मुल्क बन के दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर सके। इसके साथ ही आप सबका फिर एक बार बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया तस्कीन खान साहब, जिस तरह हमेशा की तरह प्रोग्राम चलाते हैं, आज भी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम को चलाया और आपने हमारी बहुत रहनुमाई की। आपके ताउन का और आपकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम सबसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।